सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक काम करिए, जल्दी से इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, क्योंकि आज ये हमारी पहली थ्योरी की क्लास है। इससे पहले जो क्लासेस हुई थी वो उस समय ऑडियंस इतनी नहीं थी हमारी, तो उस क्लासेस के बारे में ना तो किसी को पता है और ना उन क्लासेस को कोई अटेंड कर रहा है। तो फिर मैंने वापस से सोचा है कि क्यों ना इन क्लासेस को एक बार वापस से रिवीजन करवा दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो एक बार वीडियो को लिंक को शेयर कर दीजिए। आज हमारी जो क्लास होगी वो थ्योरी की क्लास होगी और बहुत ही धमाकेदार क्लास होगी। इस क्लास में मैं आपको टोमेटो से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। और इससे पहले जो हमारी थ्योरी वाली क्लास जो हमारी टेस्ट सीरीज लगी थी उसमें मैंने सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो अब अगर आपने ये थ्योरी की क्लास अटेंड करके वो वाली क्लास अटेंड कर ली, तो फिर उसके बाद में आप चाहे कोई सा भी एग्जाम आ जाए, चाहे आपका JRF लेवल तक का एग्जाम आ जाए, आपके सारे के सारे फंडे इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। चाहे वो आपका सुपरवाइजर का एग्जाम हो, AAO का हो, या फिर जेट, ICR, BHU, PAT, UP के टेट हो, सभी के फंडे इसमें क्लियर हो जाएंगे। और ये वाला जो टॉपिक है आपका टोमेटो, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे। एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए और जो न्यू स्टूडेंट हैं प्लीज़ वो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए ताकि फिर हम आगे हमारा रोमांचक सफर स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा रोमांचक सफ़र। क्योंकि आज हमारी जो क्लास हो रही है ये इस समय हो रही है, लोगों को बेसिकली पता नहीं है कि इस समय क्लास होती है या नहीं होती है। तो ये क्लास आपको कंटिन्यू अब से इसी समय आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र। कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, उपनाम की बात करते हैं तो जो टोमेटो का उपनाम होता है उसको गरीब का संतरा भी कहते हैं, उसको वुल्फ एप्पल के नाम से भी जानते हैं, उसको विलायती बैंगन के नाम से भी जानते हैं, और बेसिकली इंग्लैंड में इसको लव एप्पल के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टोमेटो का उपनाम क्या है या टमाटर का उपनाम क्या है, तो इसको गरीब का संतरा, वुल्फ एप्पल, विलायती बैंगन और लव एप्पल तीनों नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये 3-4 नाम है, इनसे जाना जाता है। अब मैं बात करता हूं वानस्पतिक नाम की। तो वानस्पतिक नाम देखिए, इसके जो वानस्पतिक नाम है वो 3 बार चेंज हो चुका है। सबसे पहले जो इसका वानस्पतिक नाम था या बॉटनिकल नेम था वो था लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम। क्या था? लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम था, लेकिन इसको चेंज किया। चेंज करने के बाद में इसका नाम कर दिया सोलेनम लाइकोपर्सिकम। क्या किया? सोलेनम लाइकोपर्सिकम कर दिया। लेकिन फिर इसको वापस से चेंज किया गया और अभी जो आपकी बुक में नाम चल रहा है, साइंटिफिक नेम चल रहा है, वो चल रहा है 11th और 12th की बुक में जो नेम चल रहा है वो नेम चल रहा है लाइकोपर्सिकॉन, लाइकोपर्सिकम। और अभी जो नेट का एग्जाम हुआ था पीछे वाले सेशन में हॉर्टिकल्चर का, उसके अंदर भी इसी ऑप्शन को राइट माना गया है। किसको? लाइकोपर्सिकॉन, लाइकोपर्सिकम को ही राइट माना गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन तीनों नामों को याद रखना है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही आंसर देना है। अगर तीनों ऑप्शन में होते हैं तब आपको जवाब देना है ये तीसरे वाला। अगर तीनों ऑप्शन में नहीं है और इन तीनों में से कोई एक है तो किसी एक का जवाब आपको देना है। ठीक है, इसी प्रकार के बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवा दूंगा मैं सभी के सभी इंपीरियल एग्रो क्लासेस पर। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है इसकी फैमिली, जिसको हम कुल बोलते हैं या फैमिली बोलते हैं। इसकी फैमिली कौन सी हो जाएगी? फैमिली हो जाएगी इसकी सोलेनेसी। ठीक है, फिर इसके बाद में है इसका उत्पत्ति स्थान। अब उत्पत्ति स्थान क्या होता है समझिए। उत्पत्ति स्थान का मतलब ये होता है कि उस सब्जी को या उस फल को या उस क्रॉप को सबसे पहले वहां पर क्या किया गया था? देखा गया था, या सबसे पहले उसको वहां से नोटिस किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो टमाटर की फसल देखी गई थी वो पेरू में देखी गई थी। और पेरू कहाँ पर है? पेरू दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पर है? पेरू दक्षिणी अमेरिका में है। वहां पर आपके ऑप्शन में दक्षिणी अमेरिका लिखा हुआ नहीं आए और साउथ अमेरिका लिखा हुआ आ जाए तो साउथ अमेरिका को ही इंग्लिश में हिंदी में दक्षिण अमेरिका कहते हैं। तो ध्यान रखना, साउथ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और पेरू तीनों ऑप्शन में आ सकते हैं। तीनों में से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है, या तो दक्षिण अमेरिका आएगा, या पेरू आएगा, या फिर साउथ अमेरिका आएगा। ठीक है, तो तीनों को आपको क्या करना है? याद रखना है। तीनों के ही आपको नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तो उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? पेरू दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। फिर इसके बाद में है इसके फल का प्रकार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइप ऑफ फ्रूट। टाइप ऑफ फ्रूट के नाम से जानते हैं। तो टाइप ऑफ फ्रूट क्या हो जाएगा? इसका टाइप ऑफ फ्रूट हो जाएगा, हिंदी में इसको हम सरस बोलते हैं और इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? बेरी बोला जाता है। इंग्लिश में इसको बेरी बोला जाता है और हिंदी में सरस बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एग्जाम में कि जो टमाटो है, टमाटो को
टमाटो का जो फल का प्रकार है वो कौन सा है, टमाटो के फल का प्रकार कौन सा है, टाइप ऑफ फ्रूट कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया था आपको सरस, बी दिया गया था आपको बेरी, सी दिया गया था आपको ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी था आपका कोई नहीं। तो उसमें आंसर जो होगा वो आंसर होगा आपका सी वाला, ए और बी दोनों। सरस भी बोलते हैं और बेरी भी बोलते हैं। सरस तो बोलते हैं हिंदी में और बेरी इसको बोला जाता है इंग्लिश में। बेरी की स्पेलिंग होती है BERRY बेरी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है खाने वाला भाग जिसको बोलते हैं हम ईडिबल पार्ट। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, खाने वाला भाग कौन सा होता है टोमेटो का, तो खाने वाला भाग होता है इसका ईडिबल पार्ट। ईडिबल पार्ट के नाम से इसको जानते हैं, और ईडिबल पार्ट जो होता है वो होता है फल। तो फ्रूट इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि टमाटर का खाने वाला भाग कौन सा है, तो आपको फल या फ्रूट पर क्लिक करना है, फल या फ्रूट पर आपको क्या करना है, टिक मार्क करना है, राइट करना है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके गुणसूत्र संख्या की। तो गुणसूत्र संख्या को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम नंबर के नाम से जानते हैं, क्रोमोसोम नंबर के नाम से जानते हैं। अगर इसकी गुणसूत्र संख्या की बात करें तो 2n बराबर 26 कितने होते हैं, गुणसूत्र संख्या आपकी होगी 26। तो टोमेटो में अगर गुणसूत्र संख्या या क्रोमोसोम नंबर पूछ ले आपसे तो 2n बराबर 26 हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये सभी क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं। फिर इसके बाद में आपसे पूछ सकता है कि फूलों का रंग कौन सा होता है, तो फूलों का रंग हो जाएगा येलो। टमाटर के फूलों का रंग कौन सा होता है, तो फूलों का रंग कौन सा हो जाएगा, फूलों का रंग हो जाएगा आपका पीला। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। ये सारे ही क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बार बार पूछे जाते हैं, चाहे इसका साइंटिफिक नेम हो, चाहे इसके कुल हो, चाहे इसका उत्पत्ति स्थान हो, चाहे इसका फल का प्रकार, खाने वाला भाग, गुणसूत्र संख्या, फूलों का रंग, सभी इसके क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 सेकंड का समय और दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा क्या क्वेश्चन है, क्या टॉपिक है, देखते हैं। अब देखिए इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन वर्णक के कारण होता है। किसके कारण होता है, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन वर्णक के कारण होता है। देखिए जब आप टमाटर तोड़ते हो या टमाटर का आपको जो लाल रंग दिखता है वो एक विशेष प्रकार का वर्णक होता है जिसको लाइकोपीन वर्णक कहते हैं, और उसी के कारण उसका रंग क्या होता है, लाल रंग होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है, टमाटर में विटामिन ए और सी पाया जाता है। टमाटर में विटामिन कौन कौन सा पाया जाता है, टमाटर में विटामिन ए और सी पाया जाता है। मिर्च में भी विटामिन ए और सी पाया जाता है। फिर इसके बाद में क्या है, खेती के लिए उपयुक्त तापमान। अब आपसे पूछ ले कि टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना होगा, तो फिर आपको तापमान में जवाब देना है 15 से 27 डिग्री सेल्सियस। 15 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर टमाटर की जो फसल होती है वो बहुत अच्छी वृद्धि करती है, बहुत अच्छी वृद्धि करती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला है हमारा, टमाटर का लाल रंग 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिक विकसित होता है। तो अब इस क्वेश्चन को वो आपसे घुमा के भी पूछ सकता है। वो कैसे पूछेगा, वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि टमाटर का लाइकोपीन पिगमेंट या लाइकोपीन वर्णक कितने तापमान पर विकसित होता है, तो 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान पर विकसित होता है, और 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बनना या विकसित होना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, टमाटर का लाल रंग 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान पर विकसित होगा, या टमाटर का जो लाइकोपीन पिगमेंट है वो 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या होगा, विकसित हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, टमाटर में परागण हेतु 18 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। वो आपसे पूछ सकता है कि टमाटर की फसल में परागण हेतु तापमान कितना होना चाहिए, टमाटर में परागण हेतु तापमान कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 डिग्री सेल्सियस। टमाटर में अंकुरण हेतु का तापमान कितना होगा, 18 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है, और इस तापमान पर सबसे अधिक परागण होता है, और जो परागण होता है उसके बाद में फ्रूटिंग भी अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए मृदा देख लीजिए, इसकी मृदा कौन सी होगी। देखिए जो सबसे अच्छी क्वालिटी की मृदा मानी जाती है, चाहे आप कोई सी भी फसल उगा रहे हो, तो सबसे अच्छी मृदा जो मानी जाती है वो मानी जाती है बलुई दोमट मिट्टी। कौन सी मानी जाएगी, बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, सबसे अच्छी मानी जाती है बलुई दोमट मिट्टी, और जिसका पीएच हो लगभग 6.5 से 7 के बीच में, 6.5 से 7 के बीच में जो मिट्टी होती है, और जो बलुई दोमट मिट्टी होती है उसमें लगभग 95% तक सभी प्रकार की क्रॉप को उगाया जा सकता है। तो अगर आप किसी क्रॉप में, स्पेसिफिक क्रॉप में अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाता है तो आप बिल्कुल वहाँ पर बलुई दोमट एग्जिट कर सकते हो। लेकिन अगर कपास पूछा जाता है और आपको कपास की मिट्टी पूछी गई है और ऑप्शन में काली मिट्टी दे रखा है, तो कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी
जाती है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाएगी? कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। पीएच बता दिया है मैंने 6.5 से 7। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 5 सेकंड का समय देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप इसका क्या कर सकें, रिवीजन कर सकें। बाद में इसका रिवीजन कर सकते हो आप। ठीक है, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होगा? टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होगा। टमाटर में विटामिन ए और सी पाए जाते हैं। उपयुक्त तापमान कितना होगा? 15 से 27 डिग्री सेल्सियस होगा। टमाटर का लाल रंग 21 से 24 डिग्री सेल्सियस। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे। प्रत्येक लाइन से एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है और आपको मदद मिल सकती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? अब हम कुछ उन्नत किस्में पढ़ेंगे और ये उन्नत किस्में सारी की सारी इंपॉर्टेंट किस्में हैं, तो आपको ध्यान से इसको स्टडी करना है और पूरी क्लास को अटेंड करना है। ठीक है, तो मैं बता देता हूं आपको कौन कौन सी किस्में हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी किस्में हैं जो पीछे पूछी गई है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो किस्म है उस किस्म का नाम है पूसा शीतल। उस किस्म का नाम क्या है? पूसा शीतल है। यह किस्म 8 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकती है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, शीतल का मतलब क्या होता है, मैं पहले भी टेस्ट सीरीज में आपको बता चुका हूं। जो शीतल होता है, शीतल का मतलब होता है ठंडा। तो ये जो पूसा शीतल किस्म है ये एक कोल्ड सेट किस्म है। अब इसको समझिए, कोल्ड सेट किस्म क्या होता है? कोल्ड सेट किस्म का मतलब होता है जिन क्षेत्रों में ठंड अधिक पड़ती है या सर्दी के समय में वहां पर पाला पड़ने की संभावना रहती है, तो उन क्षेत्रों के लिए सबसे न्यूनतम तापमान या कम से कम तापमान को सहन करने के लिए कुछ किस्में विकसित की जाती है। ठीक है, उन्हीं में से एक किस्म है टमाटर की पूसा शीतल। ये क्या है? ये अधिक तापमान कम तापमान वाले क्षेत्रों में या फिर जिन क्षेत्रों में अधिक ठंड पड़ती है और पाला पड़ता है उन क्षेत्रों में उगाने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि ये कम से कम 8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सह सकती है। तापमान 8 डिग्री तक भी नीचे चला जाता है तो भी पूसा शीतल वैरायटी पर किसी प्रकार का कोई हानिकारक वातावरणीय प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब देखिए, अब यहाँ पर दिया गया है 8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को सहन कर सकती है और ठंडे क्षेत्रों में आसानी से उगाई जा सकती है और इसे कोल्ड सेट किस्म भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, पूसा शीतल जो किस्म है, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी किस्म कोल्ड सेट के नाम से जानी जाती है? तो कोल्ड सेट के नाम से पूछ ले तो पूसा शीतल इसका आंसर हो जाएगा। अगर वो आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सी किस्म या पूसा शीतल किस्म कितने डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन कर सकती है, तो 8 डिग्री हो जाएगा। या फिर वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी किस्म सबसे कम तापमान या ठंडे क्षेत्रों में उगाई जा सकती है, तो भी इसका आंसर पूसा शीतल हो जाएगा। तो मुझे लगता है अब आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगली किस्म की तरफ बढ़ते हैं। अगला किस्म है हमारा, अगली वैरायटी है पूसा हाइब्रिड 3। कौन सी है? पूसा हाइब्रिड 3 है। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है, ये एक हॉट सेट वैरायटी है। कौन सी है? हॉट सेट वैरायटी या हॉट सेट किस्म है। अब कोल्ड सेट में तो क्या था, कोल्ड सेट में तो जो किस्म थी वो कम से कम तापमान को सहन कर सकती थी। अब ये हॉट सेट वैरायटी है, ये अधिक से अधिक तापमान को सहन कर सकती है, यानी कि जितनी अधिक गर्मी होगी वहां तक के तापमान को सहन कर सकती है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यह किस्म 28 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में आसानी से उगाई जा सकती है। इसे हॉट सेट किस्म भी कहते हैं। यह किस्म 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में भी आसानी से उगाई जा सकती है। इसे हॉट सेट किस्म भी कहते हैं। ठीक है, इसे हॉट सेट किस्म के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अर्का मेघाली। अर्का मेघाली भी समझ लीजिए अब क्या है। अर्का मेघाली में देखिए ये वर्ड आया है पीछे, मेघ। मेघ का मतलब क्या होता है? मेघ का मतलब होता है बादल। ठीक है, तो मेघाली से आपको कोरिलेशन करना है कि यह किस्म वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि वर्षा कहाँ से होती है? वर्षा होती है बादलों से, बादलों को मेघ कहते हैं। तो इसी आपसे इसी को अंदाजा लगाना है और याद रखने की कोशिश करनी है, ट्रिक बना के याद रखने की कोशिश करनी है कि जो अर्का मेघाली किस्म है वो वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी गई है। कौन से क्षेत्रों के लिए? वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी गई है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वैरायटी कौन सी है हमारी, अगली वैरायटी है हमारी पूसा रूबी। पूसा रूबी क्या है? यह टमाटर की सबसे प्रसिद्ध किस्म है जो अचार और चटनी बनाने हेतु उपयुक्त मानी जाती है। यह टमाटर की सबसे प्रसिद्ध किस्म है जो अचार और चटनी बनाने हेतु उपयुक्त मानी गई है। अगर आपसे पूछ ले कि पूसा रूबी किस्म किसकी है या टमाटर की सबसे प्रसिद्ध किस्म कौन सी है, तो पूसा रूबी हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाता है सिर्फ और सिर्फ रूबी किसकी किस्म है, तो सिर्फ और सिर्फ रूबी पूछा जाता है तो रूबी का आंसर होगा आपका अनार। रूबी अनार की है और पूसा रूबी टमाटर की
है, ये कंफ्यूज करता है बार बार, इसीलिए मैंने बताया है आपको और बार बार बताता भी हूं मैं, क्योंकि ये पीछे इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अब भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखना, टमाटर की सबसे प्रसिद्ध किस्म कौन सी हो जाएगी? पूसा रूबी हो जाएगी। अब देखिए अगला क्या है? पूसा दिव्या। पूसा दिव्या क्या है? ये टमाटर की एकमात्र उत्परिवर्तित किस्म है। अब सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, जिसको भी अगर ये ज़्यादा लग रहा है कि सर आप थोड़ा डीपली ज़्यादा पढ़ा रहे हो, तो देखिए जब तक आप दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, अच्छा नहीं पढ़ोगे, तो उनसे आगे कैसे निकलोगे आप? सभी पढ़ रहे हैं, बुक्स तो सब पढ़ रहे हैं, गाइड तो सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा पढ़ रहा है, जो ज़्यादा नॉलेज को गेन कर रहा है, जो ज़्यादा नॉलेज ले रहा है, उसी का तो सिलेक्शन होगा, क्योंकि वही तो सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा। इसीलिए जितना हो सके उतना अच्छा और उतना डीप पढ़ने की कोशिश करो, ताकि आपकी सुपरवाइजर की भी तैयारी हो सके। अब देखिए पूसा दिव्या मैंने बता दिया टमाटर की एकमात्र उत्परिवर्तित किस्म है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टमाटर की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा आपका पूसा दिव्या। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कर्नाटक संकर। कर्नाटक संकर क्या है? पहली व्यावसायिक संकर किस्म है। पहली व्यावसायिक संकर किस्म कौन सी हो जाएगी? कर्नाटक संकर। या आपसे पूछ ले कि टमाटर की पहली संकर किस्म कौन सी है, या फर्स्ट हाइब्रिड वेरायटी कौन सी है, तो फर्स्ट हाइब्रिड वेरायटी कौन सी हो जाएगी? कर्नाटक संकर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है हमारा अंगूर लता। अब अंगूर लता किस्म को जब जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में सीधा जाता है कि अंगूर लता वैरायटी तो यार अंगूर की होगी। क्वेश्चन पूछा गया था पीछे जेट ICR BHU के एग्जाम में कि अंगूर लता किसकी किस्म है, और उसमें क्या दिया गया था? ऑप्शन में दिया गया था सबसे पहले अंगूर, और फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में दिया गया था आपका टमाटर। तो सबसे पहला ही ऑप्शन आपने पढ़ा अंगूर और टिक कर दिया आपने अंगूर। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। अंगूर लता जो किस्म है वो किसकी है? वो टमाटर की है। इसको अंगूर लता क्यों कहते हैं? देखिए इसके पीछे का रीजन ये है कि अंगूर क्या होता है? एक विशेष प्रकार का बेल वाला पादप होता है। कौन सा पादप होता है? बेल वाला पादप होता है। इसका तना इतना कठोर नहीं होता कि ये अपने खुद के दम पर खड़ा रह सके। ये एक बेल होती है। इसको क्या किया जाता है? विभिन्न प्रकार के जो आकार और तार बनाए जाते हैं हमारे उद्यान में, और फिर उसके ऊपर इसको क्या किया जाता है? साधा जाता है, या इसको अंगूर की बेल को फैलाया जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये अंगूर लता जो किस्म है, ये अंगूर लता किस्म भी टमाटर की एक ऐसी ही किस्म है जिसमें जो टमाटर लगते हैं वो थोड़े छोटी साइज के लगते हैं, और ये बेल वाला टमाटर होता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि बेल वाला टमाटर या फैलने वाले टमाटर की वैरायटी कौन सी है, तो वो भी अंगूर लता हो जाएगी। और गृह वाटिका के लिए पूछ ले तो वो भी अंगूर लता हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मैंने। अगर आपसे पूछा जाता है गृह वाटिका हेतु सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है, तो गृह वाटिका हेतु सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी हो जाएगी? अंगूर लता सबसे उपयुक्त किस्म हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है पंजाब छुआरा। अब देखिए पंजाब छुआरा का जो दूसरा नाम है, वो दूसरा नाम उसका क्या है? सेमा उसका दूसरा नाम है, उसको सेमा के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी क्या इस वैरायटी की खासियत क्या है? इसकी खासियत है इसके फल नाशपाती के आकार के होते हैं। इसके फल किस आकार के होते हैं? इसके फल नाशपाती के आकार के होते हैं। तो आपसे पूछ ले कि नाशपाती के आकार के टमाटर की वैरायटी कौन सी है, तो उसका जवाब क्या होगा? पंजाब छुआरा हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछ ले कि पंजाब छुआरा वैरायटी का दूसरा नाम क्या है, तो पंजाब छुआरा वैरायटी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? सेमा हो जाएगा। या फिर सेमा का पूछ ले तो सेमा का हो जाएगा पंजाब छुआरा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका हिसार अनमोल। हिसार अनमोल किसकी किस्म है ये बताना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी खासियत क्या है। तो हिसार अनमोल जो किस्म है वो विषाणुरोधी किस्म है। कौन सी किस्म है? विषाणुरोधी किस्म मानी जाती है। हिसार अनमोल विषाणुरोधी किस्म मानी जाती है। कौन सी किस्म मानी जाती है? विषाणुरोधी किस्म मानी जाती है हिसार अनमोल। ठीक है, तो पूछ ले कि विषाणुरोधी किस्म कौन सी है, तो हिसार अनमोल विषाणुरोधी किस्म है। ये इंपॉर्टेंट वेराइटीज थी, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। मैं कह देता हूँ फिर, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगर सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियों में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ होती हैं वो सबसे ज़्यादा दो मोस्ट होती है। एक होगी आपकी ओकरा जिसको भिंडी के नाम से जाना जाता है, और दूसरी होगी आपकी टमाटर। ठीक है, इसके बाद में जो नाम आता है वो नाम आता है कोल फसलों का या कोल क्रॉप्स का, जिसके अंदर गोभी आती है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, फिर उसके बाद में ब्रोकली, और फिर उसके बाद में सेवोई। पत्ता गोभी टोटल 5 प्रकार की होती है। इसके बारे में भी कभी अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट कुछ और वेराइटी है, एक दो वो बता देता हूँ मैं आपको। देखिए सिलेक्शन 152।
सिलेक्शन 152। सिलेक्शन 152 की क्या है खासियत? इसकी खासियत ये है कि ये दूरस्थ बाजारों में भेजने हेतु उपयुक्त है। अब इसका मतलब क्या है? दूरस्थ बाजारों में भेजने हेतु उपयुक्त का मतलब ये है कि इस किस्म को दूरस्थ बाजारों में भेज सकते हैं, क्योंकि इस किस्म का जो छिलका होता है या ये जो किस्म होती है इसका छिलका हार्ड होता है और लंबे समय तक क्या होता है, खराब नहीं होता है। तो पिचकते भी नहीं है टमाटर, और टमाटर थोड़ा मजबूत होता है। मजबूत का मतलब थोड़ा हार्ड होता है, कठोर होता है और पिचकता नहीं है। इसलिए इसको क्या किया जा सकता है, दूरस्थ बाजारों में 100-150 किलोमीटर के दूरस्थ बाजारों में भेजा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट है हिसार ललित। बहुत ही फेमस वैरायटी है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हिसार ललित किसकी वैरायटी है, हिसार ललित किसकी वैरायटी है। तो हिसार ललित किसकी है, टमाटर की प्रसिद्ध किस्म है। यह आपसे ये भी पूछा जा सकता है हिसार ललित वैरायटी का दूसरा नाम। तो हिसार ललित वैरायटी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, NT18। क्या हो जाएगा, NT18 इसका दूसरा नाम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, फ्लेवर सावर। फ्लेवर सावर क्या है, ये भी एक टमाटर की वैरायटी है, लेकिन ये टमाटर की ट्रांसजेनिक वैरायटी है। कौन सी है, टमाटर की ट्रांसजेनिक वैरायटी है। इसको जीन स्थानांतरण तकनीक के द्वारा इसको विकसित किया गया है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, देखिए क्या है। यह टमाटर की ट्रांसजेनिक किस्म है। इसका छिलका सख्त होता है जो अधिक समय तक सड़ता नहीं है। किस्म का जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम है CGN895642। अब इसको ध्यान से समझिए, ये चीज़ क्या है। देखिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने टमाटर की एक मुख्य समस्या थी कि टमाटर का जो फल है वो जल्दी से सड़ जाता था। तो उन्होंने बायो तकनीक के द्वारा जीन को स्थानांतरित करके क्या किया, एक किस्म बनाई और इस किस्म का नाम था फ्लेवर सावर। अब इसने इस किस्म में क्या किया, वैज्ञानिकों ने सबसे पहले तो इसमें से एक चीज़ बाहर निकाली। कौन सी चीज़ बाहर निकाली, वो वाली चीज़ बाहर निकाली जो क्या कर रही थी, जो उस टमाटर की छाल या छिलके को क्या कर रही थी, सड़ा रही थी या पका रही थी। तो बेसिकली ये जो काम किया जाता है, ये काम किया जाता है आपके कोशिका के अंदर जो एक कोशिकांग पाया जाता है जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम कहते हैं, लाइसोसोम में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के 24 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। और ये पाचक एंजाइम क्या कर देते हैं, समय के साथ इनमें पाचक एंजाइम की मात्रा बढ़ जाती है और ये किसी भी चीज़ को क्या कर देते हैं, जो खराब हो जाती है, जो पुरानी हो जाती है, जो निष्क्रिय हो जाती है, उन चीज़ों को ये पचा देते हैं, पचाकर नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ था सीन, थोड़ा सा ऐसा ही कुछ था। टमाटर के अंदर भी एक विशेष प्रकार के लवक थे या एक विशेष प्रकार का क्या बोल सकते हैं, लाइसोसोम था, जो क्या कर रहा था, कोशिका झिल्ली को, पादप कोशिका झिल्ली को क्या कर रहा था, उसको पचा रहा था या उसको डिस्ट्रॉय कर रहा था या उसको नष्ट कर रहा था। इसी कारण से क्या हुआ, उस जीन को या उस कोशिका को वहां से निकाल लिया गया और जीन को स्थानांतरित करके इस किस्म को विकसित कर दिया गया था। ठीक है, अब इस किस्म का अगर दूसरा नाम से आपसे पूछा जाता है तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इसका दूसरा नाम हो जाएगा CG895642। बिल्कुल अच्छे से मैंने समझा दिया है, आपको ध्यान रखना है। अब आपको अगर आपसे पूछ ले कि CGN895642 किसकी किस्म है, तो फ्लेवर सावर इसका दूसरा नाम है और ये टमाटर की किस्म मानी जाती है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, अर्का सोरब। अब पूछ ले अर्का सोरब किस्म किसकी है, तो अर्का सोरब किस्म टमाटर की है। अगर आपसे पूछ ले कि अर्का सोरब किस्म की विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता क्या है, ये संसाधन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब संसाधन का मतलब बहुत सारे लोग संसाधन का मतलब ये समझ लेते हैं कि साधन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। संसाधन का मतलब ये नहीं होता है। संसाधन को इंग्लिश में प्रोसेसिंग कहते हैं और संसाधन का मतलब होता है अचार, सॉस, चटनी, मुरब्बा, इन चीज़ों को बनाना ही क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। ठीक है, जैसे टमाटर से क्या बना लिया, टमाटर से सॉस बना लिया या केचप बना लिया या चटनी बना ली, तो ये सबसे बनाने के लिए जो सबसे उपयुक्त किस्म मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, अर्का सोरब मानी जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें विशेष प्रकार के कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसके कारण क्या होता है, संसाधित किया हुआ जो पदार्थ होता है वो लंबे समय तक ताज़ा बना रहता है और खराब नहीं होता है। तो क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ विदेशी किस्में भी हैं जो बार बार पूछी गई हैं, उनको भी मैंने इंक्लूड किया है। तो एक तो है पूसा रेड पल्प, ये तो हालांकि अपनी विदेशी किस्म नहीं है, ये तो इंडियन किस्म ही है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है स्वीट 72, फिर उसे है साओक्स, फिर है बेस्ट ऑफ ऑल, फिर उसके बाद में है ड्वार्फ मनी मेकर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किस्में थी। इसमें से जो पूसा रेड पल्प है, ये पूसा रेड पल्प देशी है, बाकायदा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो स्वीट 72, साओक्स, बेस्ट ऑफ ऑल और ड्वार्फ मनी मेकर, ये सारी की सारी किस्में किसकी हैं, टमाटर की हैं और विदेशी किस्में। अब कुछ अन्य किस्में भी हैं, जो अन्य किस्में भी बार बार पूछी गई है, कौन कौन सी हैं। देखिए पूसा गौरव, पूसा अर्ली ड्वार्फ, फिर उसके बाद में है पंत बहार, अर्का अभिजीत, अर्का आहुति, फिर इसके बाद में अर्का विकास, फिर उसके बाद में पूसा अनुपम, फिर उसके बाद में है अर्का आशीष, फिर उसके बाद में है पूसा सदाबहार, फिर पंजाब केसरी और फिर है मार्गलोब। इससे ज़्यादा वेराइटीज़ आपको कोई नहीं बताएगा
और इतनी इंपॉर्टेंट वैरायटीज आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो मैंने सारी की सारी बता दी है। अब देखिए यहाँ पर कुछ समझने वाली चीज़ है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इधर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अर्का नाम की सभी उन्नत किस्में IIHR यानी कि भारतीय उद्यान की अनुसंधान संस्थान हसरगटा बेंगलुरु कर्नाटका से विकसित की गई है या बेंगलुरु कर्नाटका में विकसित की गई है। ठीक है, अब IIHR को बोलते क्या है? इसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है? ये बेंगलोर के अंदर है, कर्नाटक में है। बेंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटक में है, कर्नाटक राज्य है और बेंगलोर क्या है? जिला है। ठीक है, उसके अंदर है और जिले के अंदर भी एक हसरकटा नाम की जगह है, वहाँ पर ये IIHR स्टेब्लिश्ड है। ठीक है, अगर इसकी स्थापना दिवस पूछी जाए तो 1967, क्योंकि पीछे पूछी गई है, काजरी की तो कई बार पूछ ली, तो इसकी भी पूछी गई है एक बार और अब वापस से पूछी जा सकती है। तो ध्यान रखना है कि जो IIHR है उसकी स्थापना दिवस कब है? 1967, 1967। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये अर्का क्यों लगाते हैं, मैं बार बार समझाता हूँ आपको, अब भी वापस समझा देता हूँ। ये अर्का क्यों लगाते हैं इस नाम के पीछे? देखिए क्या है कि ये जो इंस्टीट्यूट है हमारा IIHR बेंगलुरु में, वहाँ पर क्या है, उस इंस्टीट्यूट के पीछे से एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है अर्कावती नदी या अर्का नदी के नाम से उसको जानते हैं। तो वहाँ उस नदी का जो पानी है वो पानी इस्तेमाल करता है IIHR। क्या इस्तेमाल करता है? IIHR पानी को इस्तेमाल करता है विभिन्न प्रकार की फसलों के रिसर्च करने में, किस्में उगाने में और विभिन्न प्रकार के जो कृषि कार्य हैं उनको करने के लिए इसका इस्तेमाल, इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस नदी का इस्तेमाल, इस नदी के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस नदी को बदले में सम्मान देने के लिए वहाँ से जितनी भी किस्में निकलती हैं उन सब किस्मों के आगे अर्का लगा दिया जाता है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर देख रहे हो आप कि जैसे अर्का अभिजीत है, तो आप सीधा सा समझ जाना चाहिए आपको कि अर्का अभिजीत, इसका मतलब ये है कि इट मीन्स ये कहाँ से निकली है? IIHR से निकली है। अर्का आहुति, अर्का विकास, ये सब कहाँ से निकली है? ये सब भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान से निकली है। और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये हसरगट्टा में है। हसरगट्टा कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कर्नाटक कहाँ पर है? भारत में है। भारत कहाँ पर है? एशिया में है। एशिया कहाँ पर है? हमारे विश्व के नक्शे पर है। विश्व कहाँ पर है? हमारी एंड्रोमेडा गैलेक्सी के हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है। और मिल्की वे गैलेक्सी कहाँ पर है? हमारे ब्रह्मांड के अंदर है। इससे ज़्यादा और डीप मुझे भी नहीं पता है, साइंस को भी नहीं पता है। ठीक है, मैंने पूरा बता दिया। इट वाज ए वीडियो, ये थोड़ा फनी भी हो गया, ऐसे ही समझाया था आपको, आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए। ठीक है, तो अब बता दिया है मैंने। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर हम आगे चलेंगे। 10 सेकंड का समय दिया जाता है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, बाद में आप आसानी से इसका रिवीजन भी कर सकते हो और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। एक बार इस लिंक को शेयर कर दीजिए आप, इस लिंक को शेयर कर दीजिए। और इसके अलावा आपको क्या करना है, जैसे ही क्लास खत्म हो, क्लास खत्म होने के बाद में आपको फेसबुक और व्हाट्सएप पर इसका लिंक शेयर करना है। अगर आपको ऐसी क्लासेस और चाहिए तो मैं और लगा दूंगा, लेकिन वो तभी लगाऊंगा जब आप इसको शेयर करोगे। तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। आप शेयर नहीं करते हो, मैं बार बार बोलता हूँ शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो, लेकिन आप शेयर नहीं करते हो। प्लीज़ शेयर कर दीजिए। न्यू स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए और जो ओल्ड स्टूडेंट है वो लाइक कर दीजिए। और क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला जो हमारा है वो क्या है, टॉपिक वो क्या है, देखिए बीज दर की बात करते हैं। बीज दर क्या होती है? देखिए संकर किस्मों से अगर बुआई करते हैं तो हमें बीज की आवश्यकता पड़ती है 125 से 175 ग्राम। देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, हमेशा संकर किस्मों की बीज दर कम होगी और उनकी उपज ज़्यादा होगी। हमेशा संकर किस्मों की बीज दर कम होगी और उनकी उपज ज़्यादा होगी। और जो हमेशा सामान्य किस्में होगी उनकी बीज दर ज़्यादा होगी और उपज क्या होगी? कम होगी। बीज दर ज़्यादा होगी और उपज कम होगी एज कंपेयर टू संकर और सामान्य किस्मों की बात कर रहा हूँ मैं। ये बात यहाँ पर बीज दर और उपज की नहीं हो रही, ये बात हो रही है संकर और सामान्य किस्मों की। जैसे संकर किस्मों की देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, कैसे बता रहा हूँ मैं आपको, समझा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर दिया गया है संकर किस्मों के हेतु बुआई हेतु बीज दर कितनी होगी, तो यहाँ पर देखो संकर किस्मों की जो बीज दर है वो बीज दर कितनी है? 125 से 175 ग्राम, ग्राम के अंदर है, 125 से 175 ग्राम प्रति हेक्टर। और सामान्य किस्मों की बीज दर देखिए क्या है? 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टर। तो सामान्य किस्मों की बीज दर ज़्यादा है और संकर किस्मों की बीज दर क्या है? कम है। सामान्य किस्मों की बीज दर ज़्यादा है, सामान्य किस्मों की बीज दर ज़्यादा है और संकर किस्मों की बीज दर क्या है? कम है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि सामान्य किस्मों की जो बीज दर है वो ज़्यादा होगी और संकर किस्मों की बीज दर क्या होगी? कम होगी। अब यहाँ पर अगर हम उत्पादन देखेंगे, आगे उत्पादन भी आएगा, तो संकर किस्मों का उत्पादन ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? सामान्य किस्मों के उत्पादन से
ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए बीजोपचार किससे करते हैं। अब बीजोपचार बता देता हूं मैं। टमाटर में बीजोपचार करने के लिए ट्राइकोडर्मा और कार्बेंडाजिम का उपयोग किया जाता है। तो आपसे पूछ ले कि टमाटर में बीज उपचार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो टमाटर में बीज उपचार करने के लिए ट्राइकोडर्मा और कार्बेंडाजिम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। टमाटर में बीज उपचार करने के लिए ट्राइकोडर्मा और कार्बेंडाजिम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, 1 हेक्टर की पौध तैयार करने के लिए 250 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होगी। अब देखिए आपसे वो पूछ सकता है कि पौधशाला तैयार करने के लिए या 1 हेक्टर में टमाटर की पौध तैयार करने के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होती है, तो 250 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होगी। अब देखिए ये तो मैंने सिंपल वे में आपको बता दिया। अब थोड़ा क्वेश्चन को समझना है आपको और इस प्रकार से समझना है। देखिए ध्यान से सुनना। वो आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो थोड़ा आपको घुमा के पूछेगा। वो आपसे ये पूछेगा कि आपको 2 हेक्टर में टमाटर की पौध 2 हेक्टर में आपको टमाटर की पौध लगानी है और 2 हेक्टर में आपको टमाटर की पौध लगाने के लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। मतलब क्या है, इसने पूछा है कि 2 हेक्टर में आपको क्या करना है, 2 हेक्टर के अंदर टमाटर की फसल को उगाना है। 2 हेक्टर के लिए टमाटर की फसल को उगाने के लिए आप कितने वर्ग मीटर क्षेत्र में टमाटर की पौध तैयार करोगे। तो 1 हेक्टर की पूछ ले तो 250 वर्ग मीटर हो जाएगा। अगर 2 हेक्टर की पूछ ले तो 250 इंटू 2 कर लोगे, यानी कि 250 इंटू 2 कर लोगे तो सीधा हो जाएगा 500 वर्ग मीटर। तो इसको बस इससे इंटू ही करना है और कुछ नहीं करना है। अगर 3 पूछा जाता है तो 3 से कर लेना और 100 पूछा जाता है तो 100 से कर लेना। सिंपल सी बात है। तो बिल्कुल ये एक अमेजिंग ट्रिक थी। अगर आपको ट्रिक पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए ये जो सवाल अब मैं बता रहा हूँ कि नर्सरी की मृदा को उपचारित करने के लिए फार्मेलिन या फार्मेल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। ये सवाल क्या है, ये सवाल एक बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में और एक बार बीएचयू के एग्जाम में भी आया हुआ है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या है, देखिए कि नर्सरी की मृदा को उपचारित करने के लिए फार्मेलिन, इसको फार्मेलिन को फार्मेल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं, का उपयोग किया जाता है। अब फंडा हमें क्लियर करना है कि कैसे इसको कैसे उपचारित करेंगे। उपचारित कैसे किया जाता है, देखिए जब हमारी नर्सरी हम तैयार कर रहे होते हैं तो उस नर्सरी को तैयार करते समय और उसके अंदर पौध लगाने से पहले करेंगे। ध्यान रखिए, जब हमारी पौध नर्सरी में उगी हुई होगी तब हम उसका उपचार नहीं करेंगे। जब हमारी नर्सरी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई पौध नहीं होगी और बिल्कुल हमारी नर्सरी खाली होगी, उस समय हम नर्सरी की मृदा को उपचारित करेंगे। वहाँ पर उपस्थित सूक्ष्म जीवों और हानिकारक जीवों को नष्ट करने के लिए क्या करेंगे, फार्मेलिन के जलीय विलयन से उपचारित करेंगे और इस फार्मेलिन को हम रासायनिक भाषा में फार्मेल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब फार्मेलिन और फार्मेल्डिहाइड दोनों ही ध्यान रखना है, वहां पर कोई सा भी वर्ड आ सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब देखिए रोपण की बात करते हैं। तो अगर खरीफ में रोपण की बात की जाएगी तो खरीफ में जो रोपण होगा वो जुलाई अगस्त में होगा। खरीफ में रोपण होगा, वो रोपण कब होगा, खरीफ के अंदर रोपण होगा जुलाई और अगस्त में। अगर आपसे ग्रीष्म और जायद ऋतु की बात की जाए तो ग्रीष्म और जायद ऋतु में जो रोपण होगा वो फरवरी और मार्च में होगा। कब होगा, फरवरी और मार्च के अंदर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। आपको खरीफ में पूछ ले तो जुलाई अगस्त और ग्रीष्म और जायद में पूछ ले तो फरवरी मार्च, इसका टिक आंसर करना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आप अगर पूरी क्लास अटेंड करोगे तो बहुत कुछ सीख के जाओगे। अगर बीच बीच में आओगे जाओगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए पूरी क्लास अटेंड करिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। टोमेटो के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, सभी को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा फसल ज्यामिति। नेक्स्ट क्या है, फसल ज्यामिति। फसल ज्यामिति का मतलब क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, या इसको लंबाई इंटू चौड़ाई तो नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे लाइन से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी। तो जो टमाटर की फसल ज्यामिति होती है वो होती है 70 इंटू 60। कितनी होगी, 70 इंटू 60 सेंटीमीटर में होगी। ध्यान रखना 70 इंटू 60 सेंटीमीटर के अंदर होगी। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कि टमाटर की या किसी भी प्रकार की कोई आपको पौध लगानी है या उस पौध को ट्रांसप्लांट करना है खेत में या बाग में, तो पहली लाइन में पहला पौधा कहां पर लगाओगे। तो पहली लाइन में पहला पौधा जो हमेशा लगाया जाता है वो आधी दूरी पर लगाया जाता है। पहली लाइन में पहला पौधा आधी दूरी पर लगाया जाता है, यानी कि 70 का आधा हो जाएगा 35 और 60 का आधा हो जाएगा 30।
तो 35 इंटू 30 मीटर की दूरी पर पहला पौधा लगेगा और बाकी जो सारे पौधे होंगे फिर वो सेम दूरी पर लगाए जाएंगे जो दूरी आपको दी हुई होगी। तो आपसे ये इंटरव्यू वाला क्वेश्चन है, ये पूछा गया था एक बार कि अगर आपको आम का बाग लगाना है या आपको कोई सा भी बाग लगाना है, उस बाग के अंदर आप पहली लाइन में पहला पौधा कितनी दूरी पर लगाओगे। अगर आपको उस पौधे की मुख्य दूरी 30 इंटू 10 दी गई है या मुख्य दूरी 50 इंटू 10 दी गई है, मुख्य दूरी 100 इंटू 90 दी गई है, कोई सी भी दूरी दे सकता है, तो आपको जो पहला पौधा लगाना है वो हमेशा आधी दूरी पर ही लगाना है। जो दूरी दी गई है उसकी आधी दूरी पर ही लगाना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, खरपतवार नियंत्रण। अब खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे टमाटर की फसल में। देखिए टमाटर में पहला खरपतवार नियंत्रण पौध रोपाई के 20 से 25 दिन बाद करते हैं। टमाटर में खरपतवार नियंत्रण पौध रोपाई के 20 से 25 दिन बाद करते हैं। पेंडिमेथिलीन और फ्लूक्लोरेलिन का जो व्यापारिक नाम है वो बेसालीन है का छिड़काव किया जाता है। अब वापस से समझ लीजिए, सबसे पहले तो वो आपसे पूछेगा कि टमाटर की फसल में पौध रोपाई के कितने दिन बाद खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। तो टमाटर की फसल में पौध रोपाई के 20 से 25 दिन बाद क्या किया जाता है, खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। फिर वो आपसे पूछेगा कि टमाटर की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए किन किन रसायनों का उपयोग किया जाता है। तो किन किन रसायनों का उपयोग किया जाएगा, पेंडिमेथिलीन और फ्लूक्लोरेलिन का उपयोग किया जाएगा। पेंडिमेथिलीन और फ्लूक्लोरेलिन का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो फ्लूक्लोरेलिन है उसको किस व्यापारिक नाम से जाना जाता है। फ्लूक्लोरेलिन है उसको किस व्यापारिक नाम से जाना जाता है। तो फ्लूक्लोरेलिन का नाम क्या हो जाएगा, फ्लूक्लोरेलिन को व्यापारिक नाम जो होता है वो बेसालीन होता है। वो मार्केट में या बाजार में बेसालीन के नाम से मिलती है। ठीक है, तो बेसालीन के नाम से जाना जाएगा। ये सवाल पीछे पूछे जा चुके हैं इसलिए मैंने इनका फंडा क्लियर कर दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, खाद और उर्वरक, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। अब इसको समझिए, देखिए टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए 20 से 25 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, जिसको क्या बोलते हैं, FYM, फार्म यार्ड मैन्योर। ये सवाल भी पहले पूछा जा चुका है, एक बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था कि गोबर की खाद को किस नाम से जाना जाता है, और वहां पर ऑप्शन में दिया गया था AYM, FYM, SYM और LYM। इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो गए थे। तो इसको समझ लीजिए, यहीं पर भी देखिए क्या होगा, गोबर की खाद को हम जानते हैं FYM के नाम से। FYM क्यों बोला जाता है, FYM का फुल फॉर्म होता है फार्म यार्ड मैन्योर। अब फार्म यार्ड मैन्योर में मैन्योर का मतलब तो आपको पता है कि मैन्योर का मतलब खाद होता है, और फार्म यार्ड का मतलब क्या होता है, जहां पर पशु बनते हैं या जो हमारा प्रक्षेत्र होता है जिसको हम फार्म बोलते हैं, जहां पर पशु भी बनते हैं, हम खेती भी करते हैं, उस क्षेत्र की जो खाद होती है वो गोबर की खाद से जानी जाती है, और उसमें पशु का गोबर की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए उसको गोबर की खाद या फिर फार्म यार्ड मैन्योर के नाम से जाना जाता है। फंडा सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार के फंडे क्लियर किए जाएंगे आपके। अब देखिए बुआई से पहले 1 माह पूर्व खेत में डाल दी जाती है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का जो अनुपात होता है वो होता है 100:65:60। अब वापस से इसको समझना है हमें। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो वो आपसे ये पूछेगा कि टमाटर की वैज्ञानिक विधि से खेती करने के लिए कितनी खाद की आवश्यकता होती है। तो खाद की आवश्यकता का आपको जवाब देना है कि 20 से 25 टन कितनी होगी, 20 से 25 टन अच्छी प्रकार सड़ी हुई खाद होती है। कितनी होगी, 20 से 25 टन अच्छी प्रकार सड़ी हुई गोबर की खाद होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको जवाब क्या देना है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये खाद की जो मात्रा है ये कब डालेंगे। तो बुआई के ठीक 1 से 1.5 माह के बीच में, बुआई के ठीक 1 से 1.5 माह बीच में क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, बुआई के 1 से 1.5 माह पहले, बुआई के 1 से 1.5 माह पहले खेत में अच्छी प्रकार सड़ी हुई गोबर की खाद को डाल देते हैं और उसको मिक्स कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आपसे वो पूछेगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अनुपात क्या रखा जाता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अनुपात या NPK रेशो पूछता है, तो उसका आंसर क्या होगा, 100:65:60। क्या होगा, 100:65:60 रखा जाता है। ठीक है, तो NPK रेशो कितना हो जाएगा, NPK रेशो हो जाएगा आपका 100:65:60। ठीक है, बिल्कुल सारे फंडे क्लियर कराए जाएंगे आपके। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, तुड़ाई के ऊपर भी सवाल पूछा गया है। क्यों पूछा गया है, क्योंकि टमाटर की क्रॉप थोड़ी सेंसिटिव क्रॉप है, और उसमें क्या होता है
कि इसमें बार बार अगर हम गलत कंडीशन में तोड़ लेते हैं तो टमाटर पिचक सकता है, खराब हो सकता है। अगर कच्ची कंडीशन में तोड़ दिया जाएगा तो हमारा बाजार में उसका उचित मूल्य हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग स्थिति के आधार पर इनको तोड़ा जाता है। अब समझना है आपको, अगर आपको स्थानीय बाजारों में भेजना है, स्थानीय बाजार का मतलब ये है जहाँ पर आपका खेत है या जहाँ पर आपने टमाटर उगाए हैं उससे 15-20 किलोमीटर के एरिया में आपका बाजार है या आपकी सब्जी मंडी है, तो वहाँ पर अगर आपको भेजना है तो आप बिल्कुल लाल रंग के टमाटर को तोड़िए। और आपने उसको तोड़ा, सुबह तोड़ा और तुरंत ही आपने क्या कर दिया, सुबह तोड़ा या शाम को तोड़ा और तोड़ने के बाद में तुरंत ही आपने क्या कर दिया, अगले दिन सुबह उसको मंडी में शिफ्ट कर दिया और बेच दिया, ठीक है। तो ये तो होता है स्थानीय बाजारों में लाल रंग के टमाटर तोड़े जाते हैं। अगर आपको दूरस्थ बाजारों में भेजना है, दूरस्थ बाजारों का मतलब ये है कि कम से कम आपको 200, 250, 300 किलोमीटर की रेंज में भेजना है, तो फिर क्या करोगे आप, फिर हरे गुलाबी रंग के टमाटर तोड़ोगे। अगर आप पीले रंग के टमाटर तोड़ोगे या हरे रंग के तोड़ोगे, बिल्कुल हरे रंग के तोड़ोगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो टमाटर कच्चे रह जाएंगे। अगर आप लाल रंग के तोड़ोगे तो वो सफ़र में ख़राब हो जाएंगे। इसलिए क्या किया जाता है, जब हल्के पक जाएं, ये अध पके हो जाएं, तो अध पके होने के बाद में इनको तोड़ लिया जाता है और इनको दूरस्थ 200, 250, 300 किलोमीटर दूरस्थ बाजारों में बेच दिया जाता है। तो क्वेश्चन वहाँ पर ऐसे भी पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट बता देता हूँ क्या है, फिर इसके बाद में बताऊँगा क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछा गया था और कैसे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्या है, टमाटर के लिए संसाधन। जब संसाधन करते हैं तो किस प्रकार के तोड़ने चाहिए। तो जब हम संसाधन करते हैं यानी कि जब हम सॉस, केचप, चटनी, मुरब्बा बनाते हैं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें गहरे लाल रंग के टमाटर तोड़ने चाहिए। किस प्रकार के, गहरे लाल रंग के टमाटर तोड़ने चाहिए, जिसको फुल रेड स्टेज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, फुल रेड स्टेज के नाम से जाना जाता है। अब मैं यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा, वापस से देखिए क्या है। सबसे पहला तो आपका ये है कि स्थानीय बाजारों में भेजने हेतु टमाटर को किस अवस्था में तोड़ा जाता है, ये जवाब देना है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टमाटर को स्थानीय बाजारों में भेजने हेतु लाल रंग के टमाटर तोड़े जाते हैं। कौन से टमाटर तोड़े जाएंगे, लाल रंग के टमाटर तोड़े जाते हैं। फिर वो आपसे पूछेगा दूरस्थ बाजारों में भेजने हेतु हरे रंग के टमाटर तोड़े जाते हैं। तो दूरस्थ बाजारों में भेजने हेतु किस प्रकार के टमाटर तोड़े जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हरे गुलाबी रंग के टमाटर तोड़े जाते हैं। फिर इसके बाद में वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि संसाधन के लिए किस प्रकार के टमाटर तोड़े जाएंगे। तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको गहरे लाल रंग के टमाटर वाले लिख के नहीं देगा, वो आपको सीधा देगा कि फुल रेड स्टेज या हाफ रेड स्टेज या येलो स्टेज या ग्रीन स्टेज। तो फिर इसका आंसर क्या दोगे आप, फुल रेड स्टेज। फुल रेड स्टेज में तोड़ा जाता है और उस समय क्या होता है, टमाटर पूरा परिपक्व हो जाता है और उसका जो रंग होता है वो लाल होता है और टमाटर बिल्कुल स्वस्थ और शुद्ध टमाटर होता है, साइज भी उसका बढ़िया होता है। और उस समय उसको तोड़कर क्या कर लिया जाता है, उससे अचार, चटनी, अचार तो नहीं बनता टमाटर का, सॉस और केचप और चटनी उसकी बना ली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। अब देखिए इसकी उपज। जब मैंने पहले बताया था आपको बीज दर पढ़ाई थी तो उस समय मैंने बताया था कि संकर किस्मों की हमेशा क्या होती है, बीज दर कम होती है और उत्पादन ज़्यादा होता है, और सामान्य किस्मों की क्या होती है, बीज दर हमेशा ज़्यादा होती है और उत्पादन कम होता है। तो उसको यहाँ पर देख लीजिए, वहाँ पर मैंने बीज दर वाला बता दिया था, यहाँ पर मैं उपज वाला समझाता हूँ। अब देखिए संकर किस्मों की जो बीज दर थी वो 125 से 175 ग्राम थी, यानी कि सामान्य किस्म से कम थी, लेकिन उत्पादन क्या हो रहा है, देखो सामान्य किस्म से ज़्यादा हो रहा है। सामान्य किस्म का उत्पादन हो रहा है 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टर, लेकिन संकर किस्मों का क्या हो रहा है, 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टर। तो समझ में आ गया होगा आपको उपज क्या है, संकर किस्मों की उपज होगी 400 से 500 क्विंटल और सामान्य किस्मों की उपज होगी 250 से 300 क्विंटल, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब कल भी वापस क्लास लगेगी। अब कल आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए कल हम ये पढ़ेंगे खरपतवार नियंत्रण, फिर उसके बाद में पादप काई की विकार, फिर उसके बाद में ये सनकोल्ड, ये फिर ये कीट कौन से होते हैं ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में रोग कौन से होते हैं ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास बाकी है, अभी ऐसा नहीं है आज आधी क्लास हुई है, आधी क्लास हम कल करेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी, ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया, इस क्लास को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सभी प्रकार के कमेंट मुझे देखने को मिल जाने चाहिए। अगर आप कमेंट करोगे तो ही मैं इसकी नेक्स्ट क्लास बनाऊंगा, अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं इसकी नेक्स्ट क्लास नहीं बनाऊंगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। देखिए उस वीडियो के अंदर इस पीछे वाली स्लाइड में मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई है, वो चीज़ यहाँ पर आ रही है, ये देखिए नीचे यहाँ पर क्या बताया गया है, 1 हेक्टर 10,000 वर्ग मीटर या 2.47 एकड़ के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1 हेक्टर होता है 10,000 वर्ग मीटर या 2.47 एकड़ के बराबर होता है, लगभग 2.5 एकड़ होते हैं। और बीघा अगर आपसे पूछ ले तो कहीं 4.5 होता है, कहीं 6 होता है, कहीं 6.5 होता है। तो बीघा आपसे वो नहीं पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। कहीं 4 चलता है, कहीं 6.5 चलता है, कहीं 6 चलता है, लेकिन वो एकड़ आपसे जरूर पूछेगा, एकड़ जरूर पूछेगा और वर्ग मीटर जरूर पूछेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप,
1 हेक्टर में कितने होते हैं? 10,000 वर्ग मीटर। ये सवाल मैं बार बार आपसे इसीलिए पूछता हूँ क्योंकि ये सवाल अब तो आपको मेरे को लगता है याद भी हो गया होगा, और जिस दिन आपको ये सवाल परीक्षा में देखने को मिलेगा उस दिन आपको क्या याद आएगा? उस दिन आपको याद आएगा इंपीरियल एग्रो क्लासेस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सबका सिलेक्शन हो, और ये आपको क्लास कैसी लगी आपको बताना है, और कल आपकी क्लास वापस से लगाई जाए या नहीं लगाई जाए ये कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट आएगा तभी ही ये क्लास होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो न्यू स्टूडेंट, और जो पुराने हैं वो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करेंगे, मिलेंगे कल फिर ठीक इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।